तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था कि क्या प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो इस प्रोसेस में हमने देखा था कि जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो जर्माइनल एपिथेलियम पे एक्ट करता है। जर्माइनल एपिथेलियम किसकी एपिथेलियम होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। ये एपिथेलियम माइटोसिस में जाती है और बनाती है स्पर्मेटोगोनिया सेल। इस फेज को कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज। जर्माइनल एपिथेलियम से स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनने का। अब ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स दोबारा जाती है माइटोसिस में और प्रोड्यूस करती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इसे हम कहते हैं ग्रोथ फेज। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होती है वो टू सक्सेसिव डिवीजन में जाती है, M1 एंड M2 के अंदर, ठीक है। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड। दिस फेज इज नोन एज मैचुरेशन फेज। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर स्पर्मेटिड तक का फेज क्या कहलाता है? मैचुरेशन फेज कहलाता है। ये स्पर्मेटिड जाते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर और बन जाते हैं इनटू स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये होते हैं तीन फेजेस। इसकी स्टेटमेंट्स क्या लिखवाई थी मैंने? जर्माइनल एपिथेलियम डिवाइड करेगी माइटोटिकली और प्रोड्यूस करेगी जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया सेल। तो जर्म सेल ही किसका नाम है? स्पर्मेटोगोनिया सेल का दूसरा नाम क्या आएगा? जर्म सेल। और इसके साथ साथ एक सेल और प्रोड्यूस करेगी जिसका नाम है सर्टोली सेल। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकंड फेज था ग्रोथ फेज, जिसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया सेल जाएगी माइटोसिस में और प्रोड्यूस करेगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इसे हम कहेंगे ग्रोथ फेज। मैचुरेशन फेज क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होगी वो डिवाइड करेगी बाय टू सक्सेसिव डिवीजन। अब टू सक्सेसिव डिवीजन मतलब दो डिविजन्स होंगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बदलेगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बाय मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के द्वारा वो बदलेगी स्पर्मेटिड के अंदर। ये स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाएगा स्पर्मेटोजोआ के अंदर। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये थे वेरियस फेजेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन या स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पर एक डेफिनेशन और लिखवाई थी। ये जो स्पर्म बन जाते हैं ये रिलीज कर दिए जाते हैं खाली जगह में, किसके? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो गैप होता है। तो ये रिलीजिंग ऑफ स्पर्म इन द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज स्पर्मिएशन। तो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। What is spermiation? Release of spermatozoa या sperms in the lumen of the seminiferous tubule. This is known as spermiation. अब यहाँ पर हमने देखा, इस पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक सब क्लियर है स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस में? सर ये क्लियर है, लेकिन हाँ पिछली चीज है बहुत पहले की। हाँ, कौन सी बताओ? एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया पे आ जाते हैं भाई, मेल पे। ये रे, हाँ बताओ। सर क्या होता है ये? सर आपने लिखवाया था एक्सटर्नल इरेक्टाइल कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। जो पीनिस होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल जेनिटिलिया कहते हैं। एक्चुअल एक्सटर्नल जेनिटिलिया पीनिस का नाम नहीं है। पीनिस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब पीनिस में जो हमें जो जो पार्ट्स देखने को मिलते हैं ना, उन्हें एक्सटर्नल जेनिटिलिया कहते हैं। तो जो पीनिस होता है वो किससे मिलके बना हुआ होता है? वो बना होता है स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू से, ठीक है। स्पॉन्जी, ठीक है, जो सॉफ्ट होगा। इरेक्टाइल जो टाइट हो पाएगा या स्ट्रेट हो पाएगा, एकदम ऐसे टिश्यू से मिलके बना होता है। इसमें मैंने रीजन बताया था कि ये टाइट कैसे हो पाता है या ये हार्ड कैसे हो पाता है। बिकॉज ब्लड फ्लो जब इंक्रीज हो जाता है पीनिस के अंदर, तो ये स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू कैसा हो जाता है? हार्ड हो जाता है। तो किसके बेसिस पे हार्ड या सॉफ्ट होगा? ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड फ्लो। जो पीनिस की टिप होती है उसे ग्लैंस पेनिस कहते हैं, और ग्लैंस पेनिस जो होती है उसके ऊपर जो स्किन होती है उसे फोरेस्किन कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल से तीन टर्म दी कि पीनिस के अंदर हमें कौन कौन से पार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो जो टिप से लोअर पार्ट होता है उसे पीनिस कहते हैं, जो हेड होता है उसे ग्लांस पीनिस कहते हैं, जो स्किन होती है इसके ऊपर फोरेस्किन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या डाउट है बताओ? कोई डाउट सर क्रिएट करो तो समझ में भी आए। सर मैंने कुछ और लिखा हुआ है। मैंने लिखा हुआ है इरेक्टाइल कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। मैंने नहीं, वो कोई इशू नहीं है, चाहे तुम इरेक्टाइल कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू लिखो चाहे स्पॉन्जी टिश्यू लिखो, एक ही बात है, ठीक है। इरेक्टाइल वर्ड बस इंपॉर्टेंट है। इरेक्टाइल मतलब जो टाइट हो सके ब्लड फ्लो बढ़ने पे। चलो, तो यहाँ तक क्लियर है? और कोई डाउट है इससे पहले का? यस सर। बोलो। सर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आपने लिखवाया था आफ्टर हाँ सम टाइम टेस्टोस्टेरोन गेट कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन। हाँ सर वो समझ में नहीं आया। जब हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भाई चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल में भी अगर ग्रोथ हो रही है तो वो किस एज तक होती है? 13 to 19 तक, या हद से 21 साल की उम्र तक होती है। 21 साल के बाद कोई भी ग्रोथ नहीं होती, कोई भी हाइट नहीं बढ़ती, है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि एक टाइम के बाद ग्रोथ क्यों रुक जाती है? क्यों रुक जाती है? बिकॉज जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं बॉडी के अंदर हाई लेवल के, वो किस में कन्वर्ट होने लग जाते हैं? एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट होने लग जाते हैं,
ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है हमारे टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही जीरो हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? बिकॉज वो किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने लग जाता है, जिसकी वजह से ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, क्योंकि जितना लेवल चाहिए टेस्टोस्टेरोन का ग्रोथ को करवाने के लिए उतना बॉडी में नहीं रहता। तो बस इसका रीजन ये था कि मेल के अंदर एक टाइम के बाद ग्रोथ क्यों रुक जाती है, क्यों रुक जाती है? क्योंकि जो हमारी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए अगर तुमने देखा होगा जो मेल्स मान लो जो एक्टिव नहीं है इतने ज्यादा, मतलब उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना हाई नहीं है बेसिक से, चाहे वो कहीं से ले नहीं रहे टेस्टोस्टेरोन, जैसे लाइक हमारे जो फैमिली में एडल्ट्स हैं, ठीक है, जो कोई एक्सरसाइज एक्सेट्रा नहीं कर रहे, तो उनमें अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे उनकी बॉडी ना लूज हो जाती है एक टाइम के बाद। ठीक है, उनकी मसल्स अगर तुम देखोगे, चेस्ट देखोगे तो वो लूज होने लग जाती है। क्यों लूज होने लग जाती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस में कन्वर्ट हो रखा होता है, एस्ट्रोजन के अंदर। तो बॉडी क्या हो जाएगी, लूज होने लग जाएगी, टाइटनेस बॉडी की क्या हो जाएगी, खत्म होने लग जाएगी। इसका एक कारण ये है कि दोनों के अंदर, फीमेल के अंदर क्यों ग्रोथ नहीं होती टीनेज के टाइम पे। देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन बोला था कि फीमेल्स में जितनी ग्रोथ होनी होती है वो टीनेज से पहले होती है। क्यों? क्योंकि फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ठीक है, और जैसे ही उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एस्ट्रोजन में बदलने लग जाता है, ये एस्ट्रोजन बनने लग जाता है, फीमेल के अंदर ग्रोथ रुक जाती है। सेम बात मेल पे अप्लाई होती है, जैसे जैसे हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है हमारी ग्रोथ भी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है या स्लो हो जाती है। और कोई डाउट पूछो। सर लेकिन हाँ सर बोलो। सर लेकिन सर ऐसा तो होता थोड़ी है कि जैसे हाँ कि क्या नाम है सर, स्किन थिक और सॉफ्ट थोड़ा ना हो जाती है। अपनी स्किन कंपेयर करना अपने फादर की स्किन से, अगर वो एक्सरसाइज ना करते हो तो, ठीक है, और अपनी चेस्ट भी कंपेयर अच्छा। करना तो तुम्हें दिखेगा उनकी जो चेस्ट होगी वो लटकी होगी, लूज होगी। ठीक है, और जो तुम्हारी चेस्ट होगी वो लूज नहीं होगी। अगर तुम फैटी नहीं हो तो तुम्हारी चेस्ट जो होगी लूज नहीं होगी। ठीक है, क्यों? टाइटनेस जो होती है, हमारा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो स्किन के अंदर क्या क्रिएट करता है, टोन क्रिएट करता है। ठीक है, टोन का मतलब होता है टाइटनेस। ठीक है, स्किन की क्या होती है, टाइटनेस। वैसे मैं सिर्फ एक कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर है, मैं सिर्फ एक बाहरी कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ कि हमारी बॉडी में जब एस्ट्रोजन लेवल आ जाता है थोड़ा थोड़ा, तो हमारी स्किन कैसे हो जाती है, लूज हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, वो हार्डनेस नहीं रह जाती जो पहले रहती है। ठीक है, चलो तो और कोई डाउट हो तो पूछो, इसके बाद फिर इस टॉपिक पे बात करते हैं। सर लेडिक सेल क्या होता है? हाँ, लेडिक सेल। टेस्टोस्टेरोन, जब तुमने देखा था टेस्टिस के अंदर एक स्ट्रक्चर देखा था कि टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट थे, है ना, और इस कंपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी ट्यूब्यूल्स थी जिन्हें हमने क्या कहा था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहा था। ठीक है, इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, इन गैप्स में स्टार शेप सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और इन स्टार शेप सेल्स को क्या कहते हैं, लेडिक सेल्स कहते हैं। इन सेल्स का क्या काम होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने का काम होता है। ठीक है, तो इन सेल्स का क्या काम होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने का काम होता है। तो लेडिक सेल क्या होती है, ये वो सेल्स होती हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती हैं। और ये किस हार्मोन, इसके ऊपर कौन एक्ट करता है तब ये हार्मोन बनाती है, इसके ऊपर लुटेनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है तब जाके ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है। ठीक है, तो ये हार्मोन मैकेनिज्म पता होना चाहिए, एफएसएच कहाँ काम करता है, एलएच कहाँ काम करता है। ठीक है, तो ये लेडिक सेल पे काम करता है। और लेडिक सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, मैंने लिखवाया था कि बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल देयर आर वेरियस स्टार शेप सेल्स प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल। बिकॉज जब भी हम किसी, जैसे मान लो ये ब्लड वेसल है हमारी, इस ब्लड वेसल के बाहर के एरिया को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल होता है, और इसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना। और किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, पूरा क्लियर रहना चाहिए क्योंकि मेल पार्ट खत्म हो चुका है, फीमेल स्टार्ट हो जाएगा। तो एटलीस्ट मेल का कंप्लीट क्लियर रखो सब कुछ। और कुछ है डाउट, देव इशिता बताओ। सर अच्छा, हाँ सर जो बोलो। सर जो रेटिटेस्टिस होते हैं हाँ, सर, वहां पे सारे स्पर्म्स इकट्ठा होते हैं आके। नहीं वहां पर जितनी, जैसे मान लो ये एक नदी है, ये एक नदी है, ये एक नदी है, तो ये अपनी सिक्रीशन लाके इस जगह पे इकट्ठा कर रही है, ये वाली जगह जो है यहाँ पर रिलीज कर रही है। तो ये वाला एरिया क्या कहला रहा है, रेटिटेस्टिस कहला रहा है। और नदी में किसे कह रहा हूँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को कह रहा हूँ। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जिस जगह जाके मीट करती हैं, वेरियस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जिस जगह जगह जाके मीट करती हैं या जिस जगह जाके अपनी सिक्रीशन को रिलीज करती हैं, वो रेटिटेस्टिस कहलाता है। ठीक है, तो अगर तुमसे इस पे क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है कि रेटिटेस्टिस कौन सा पार्ट होता है, ये वो पार्ट होता है जहां पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को रिलीज किया जाता है। ठीक है, बता सकते हो ये क्वेश्चन अगर आए तो। यस सर। चलो ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है इस पे शायद इशू आ गया था नेटवर्क का,
इस डायग्राम में दे रखा है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है इस तरीके से सर्कुलर, ठीक है, हमने देखा था इस तरीके से सर्कुलर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है। और इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो एपिथेलियम होती है उसे जर्माइनल एपिथेलियम कहते हैं, और ये जर्माइनल एपिथेलियम प्रोड्यूस करती है स्पर्मेटोगोनिया सेल और सर्टोली सेल, ठीक है, ये दो तरीके की सेल्स प्रोड्यूस करती है। अब स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होती है ये माइटोसिस करके बनाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन बनता है स्पर्मेटिड, एंड देन बनता है स्पर्मेटोजोआ। तो अगर हम इतने हिस्से का अगर डायग्राम बनाए तो उसे हम क्या कहेंगे, सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहेंगे। तो एग्जाम में हमेशा सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आता है, यही ड्रॉ करना है जब भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम पूछा जाएगा। इसके अंदर दे रखा है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को जो सबसे पहले लेयर होती है उसे जर्माइनल एपिथेलियम कहते हैं। जर्माइनल एपिथेलियम बनाती है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, ठीक है, और सर्टोली सेल, ये दो तरीके की सेल्स बनाती हैं, ये हमने प्रोसेस में देखा था। इस फेज को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं, याद करो। इस फेज को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं, जब जर्माइनल एपिथेलियम बनाते हैं स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। तो यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बन गई, और यहाँ पर क्या दिख रही है, सर्टोली सेल दिख रही है। नेक्स्ट, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल कन्वर्ट हुई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल कन्वर्ट हुई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। तो जो जो तुमने स्पर्मेटोजेनेसिस का ऑर्डर पढ़ा है उसी ऑर्डर में नीचे से ऊपर चलते जा रहे हैं। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किस में कन्वर्ट होंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट होंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट होंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। तो यहाँ पर किस में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो गई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होनी स्टार्ट होगी। अभी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किस में कन्वर्ट होंगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट हो जाएंगी स्पर्मेटिड में। स्पर्मेटिड मैंने किन स्पर्म्स को कहा था, उन स्पर्म को स्पर्मेटिड कहते हैं जो सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। तो तुम अगर डायग्राम में नोटिस करो, ये वो स्पर्म है जो कौन सी सेल से न्यूट्रिशन ले रहा है, सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन ले रहा है। जैसे ये न्यूट्रिशन लेना छोड़ देगा तो ये हो जाएगा फ्री, ठीक है, और ये अब जा सकता है आगे फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जो फ्री स्पर्म्स हैं जो न्यूट्रिशन नहीं ले रहे सर्टोली सेल से, ये एक स्पर्म और ये एक स्पर्म, ये दोनों फ्री हैं, सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, तो इन्हें क्या कहते हैं हम, स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटिड आफ्टर डिफरेंशिएशन गेट कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ। तो ये डायग्राम जो है ये सारे वही स्टेप्स फॉलो कर रहा है जो स्टेप्स तुमने यहाँ पर पढ़े हैं। जर्माइनल एपिथेलियम से स्पर्मेटोगोनिया सेल बनी, स्पर्मेटोगोनिया सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड, देन स्पर्मेटोजोआ। तो ये डायग्राम जो है ये डायरेक्टली आ जाता है 2 मार्क्स में। अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा कोई पेपर जिसमें ना आया हो, ठीक है, तो प्री बोर्ड्स एक्सेट्रा मोस्टली उसमें ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है इस डायग्राम को, ठीक है। यहाँ तक सारी बात क्लियर है, बताओ जल्दी। यस सर। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म के स्ट्रक्चर में हमें 3 हिस्से देखने को मिलते हैं जो मेजर हिस्से होते हैं। एक होता है हेड ऑफ स्पर्म, एक होता है नेक ऑफ स्पर्म, ठीक है, हेड, मिडल पीस और टेल, ठीक है। जो नेक वाला हिस्सा होता है उसे हम पीसेस में एक तरीके से काउंट नहीं करते, कुछ कुछ डायग्राम में नेक को मिडल पीस में काउंट कर दिया जाता है। तो हेड और ये जो मिडल पीस होता है इसके बीच में जो हिस्सा होता है उसे हम क्या कह देते हैं, नेक कह देते हैं। एक तरीके से मान लो ये हमारा सर है, ये हमारी चेस्ट है, तो ये वाला हमारा हिस्सा क्या हो गया, नेक हो गया, ठीक है। पर कुछ कुछ डायग्राम्स में नेक को मिडल पीस में काउंट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो हेड होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसके टिप और इसका न्यूक्लियस। जो टिप होती है यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो किसको तोड़ने के लिए काम आते हैं, ओवा की लेयर को तोड़ने के लिए काम आते हैं। न्यूक्लियस किस लिए काम आएगा, यही न्यूक्लियस आगे जाके फ्यूज करेगा जिस प्रोसेस को हम सिनगैमी कहेंगे या फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। नेक जो होती है इसके अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की अभी जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो सेंट्रियोल्स का काम होता है सेल डिवीजन में मदद करने का, ठीक है। नेक्स्ट, मिडल पीस जो होता है यहाँ पर वेरियस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और ये एनर्जी देते हैं स्पर्म को, ठीक है। यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, स्विमिंग। क्यों कह रहे हैं स्विमिंग, स्पर्म स्विम करता है, ठीक है। क्यों करता है स्विम, क्योंकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है वहां पर क्या होगा, वहां पर वेरियस फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है, ग्लैंड्स की सिक्रीशन प्रेजेंट होती है। तो स्पर्म क्या करता है, वहां पे स्विम करता है एक तरीके से, क्योंकि वहां पर एक तरीके से वो नहीं होता कि बिल्कुल ही ड्राई एरिया है, वहां पर फ्लूइड्स होते हैं वेरियस। तो वहां पर जो फ्लूइड्स की सिक्रीशन होती है उसके अंदर ही आगे बढ़ता है। नॉर्मली स्पर्म जो होगा, इसके बारे में मैंने क्या बात बताई थी, ये मूवमेंट कहाँ शो करता है, इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। टेल जो होती है ये हेल्प करता है मूवमेंट में, और वो कब करेगा, जब ये कब कहाँ पहुंच जाएगा, इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर पहुंच जाएगा। तो हमें क्या क्या देखने को मिला स्पर्म के अंदर, स्पर्म के अंदर हमें देखने को मिलता है कि स्पर्म के अंदर एक हेड होता है, एक नेक होता है,
एक मिडल पीस होता है और एक टेल होता है, ठीक है। तो स्पर्म जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है, स्पर्म का। तो बच्चे जो होते हैं इसको टैडपोल की तरह बना देते हैं, इस तरीके से मोटा सा बना देंगे, ठीक है। तो टीचर नंबर काट देता है। तो थोड़ा डायग्राम ठीक सा बनाया करो इसका, ठीक है। ये बुक वाला डायग्राम इस वजह से ऐड करवाया ताकि तुम एक्यूरेटली वो बनाओ। तो इसका स्पर्म जो होता है वो क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। स्पर्म आर माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। और जो हेड होता है स्पर्म का, ठीक है, उसके अंदर होते हैं दो पार्ट्स। हेड कंसिस्ट क्या क्या देखने को मिलेगा हेड के अंदर? एक तो हेड के अंदर देखने को मिलेगा एक्रोजोम। तो जो हेड की टिप होती है उसे कहा जाता है एक्रोजोम, और इसके अंदर होते हैं एंजाइम्स। इसके पास होते हैं वो एंजाइम्स, ठीक है। इसके पास एंजाइम की क्या कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रो मतलब वाटर के प्रेजेंस में तोड़ने वाले एंजाइम को हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं, ठीक है। सेकंड, इसके पास क्या होता है? हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होगा वो किसमें हेल्प करेगा? फर्टिलाइजेशन में। सेकंड, स्पर्म के स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? मिडल पीस और नेक, ठीक है। तो सबसे पहले नेक लिखेंगे, ठीक है। नेक के अंदर क्या कंसिस्ट होगा? इट कंटेन सेंट्रियोल, ठीक है। तो यहाँ पर नेक के पास क्या होता है? कंसिस्ट सेंट्रियोल। नेक जो होती है वो सेंट्रियोल कंसिस्ट करती है। ये सेंट्रियोल जो होता है ये डिवीजन में हेल्प करेगा। किसके डिवीजन में हेल्प करेगा? जो जाइगोट होता है उसके डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि आगे जाके जाइगोट में कन्वर्ट हो जाना है स्पर्म और ओवा। नेक के बाद जो आता है स्ट्रक्चर उसे हम कहते हैं मिडल पीस। और जो मिडल पीस होता है स्पर्म का, इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है और वो किस में हेल्प करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये एनर्जी देगा स्पर्म को। टेल जो होगा वो हेल्प करेगा मूवमेंट ऑफ स्पर्म में। तो लास्ट पार्ट जो होगा स्पर्म का होगा टेल, जो हेल्प करेगा इन मूवमेंट। तो ये हेल्प करेगा स्पर्म की मूव करने में, ठीक है। और कहाँ पर? इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, क्योंकि उससे पहले स्पर्म अपने आप मूव नहीं करता। तो स्पर्म के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? स्पर्म के अंदर हमें देखने को मिलता है हेड, देन देखने को मिलता है नेक, इसके बाद देखने को मिलता है मिडल पीस, एंड देखने को मिलता है टेल, ठीक है। तो ये सब वेरियस पार्ट देखने को मिलते हैं स्पर्म में। तो यहाँ पर जो हमारा मेल पार्ट है वो पूरी तरीके से हो चुका है कंप्लीट। इंपॉर्टेंट क्या क्या है? स्पर्म का स्ट्रक्चर, सर्टोली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शनल व्यू, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इसमें दो क्वेश्चन आ सकते हैं, फेजेस बताओ, ठीक है, या बताओ हार्मोनल मैकेनिज्म, या दोनों बताओ, ठीक है। 5 नंबर में कैसे आएगा? what is spermatogenesis with phases and draw the structure of sperm, ठीक है। इन दोनों को मिला के 5 नंबर में आ जाएगा। इसके अलावा रोल ऑफ सर्टोली सेल इंपॉर्टेंट है, टेस्टिस के स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी जो ये लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है, जो ये लास्ट वाला स्पर्मेटोजेनेसिस वाला जो पार्ट है, यहाँ से लेके जितना भी लास्ट तक चला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेल पार्ट के अंदर। तो इतना अगर क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया है। और मेल पार्ट का मैंने एक चीज और बोला था, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जो मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था ऊपर, इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली। एक बार 5 नंबर में बनाने को आया हुआ है मेल का भी और फीमेल का भी, ठीक है भाई। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो मेल के अंदर अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी पीपीटी तो मिल ही जाएगी तुम्हें पढ़ने के लिए, तो देख लेना, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चलिए क्लास भाई, ये तो बार बार चेक करना पड़ता है, तो डाउट हो गया जब से एक बार बंद हुई है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इसके अंदर हमें वेरियस पार्ट्स देखने को मिलते हैं। ये है हेडिंग नंबर 2, हमने मेल जो था उसको दिया था हेडिंग नंबर 1, और ये यहाँ पर हमने स्टार्ट करी है हेडिंग नंबर 2। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा वो सेकंड हेडिंग है इस चैप्टर की। इसमें भी सेम हम जब तक ओवा नहीं बन जाएगा तब तक पढ़ेंगे। तो इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस हमें पढ़ने को मिलेंगे। तो एक बार समझो क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर हमें देखने को मिलती है पेयर ऑफ ओवरीज। तो ये हमने बनाई फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर पेयर ऑफ ओवरीज। ये जो पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं ये क्या रिलीज करती हैं? ओवरी का काम क्या होता है बताओ? ओवरी का काम क्या होता है? ओवर रिलीज, ओवा प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो हम हमेशा देखो वर्ड बोलते हैं ओवा, हम डायरेक्ट नहीं बोलते ओवम, ठीक है। दोनों वर्ड्स में डिफरेंस होता है। ओवा जब तक कहा जाता है फीमेल गैमेट को
जब तक, ठीक है, वो अनफर्टिलाइज है, जब तक उसे स्पर्म ने टच नहीं कर दिया है तब तक वो ओवा कहलाएगा। वे जैसे ही एक ओवा को आके एक स्पर्म टच कर देगा, ठीक है, जैसे ही एक ओवा को आके स्पर्म टच कर देगा, वो ओवा नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाने लग जाता है, ओवम कहलाने लग जाता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है जब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ठीक है, या oogenesis प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस थी, वैसी oogenesis प्रोसेस जब पढ़ेंगे तब इसका कारण तुम्हें बहुत क्लियर समझ में आएगा। अब ये जो ओवरीज होती हैं, ये ओवरीज क्या रिलीज करती हैं? ओवा रिलीज करती हैं। अब ये जो ओवा रिलीज करती हैं, इसको कलेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसका नाम क्या होता है? तो यहाँ पर जो इस ओवा को कलेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर होता है उसका नाम होता है फिम्ब्रेई। तो यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कलेक्ट करती हैं किसको? ओवा को। तो ओवरी से ओवा को कलेक्ट करने का काम किसका होता है? फिम्ब्रेई का। तो यहाँ पर वेरियस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनका काम होता है कलेक्ट करना किसको? ओवा को, ठीक है। तो ये जो फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये किसको कलेक्ट करेंगे? ओवा को कलेक्ट करेंगे फ्रॉम ओवरी। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? इस स्ट्रक्चर का नाम होता है फिम्ब्रेई, ठीक है। ये जो फिम्ब्रेई होता है ये किसका स्ट्रक्चर होता है? ये फिम्ब्रेई एक और स्ट्रक्चर का एक्सटेंशन होता है। जैसे यहाँ पर मैं जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ उसी की एक्सटेंशन होता है। और ये जो जिस स्ट्रक्चर की एक्सटेंशन होता है इस स्ट्रक्चर की एक्सटेंशन होता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसका नाम होता है इनफंडिबुलम। तो मैंने क्या बोला? ये जो फिम्ब्रेई होता है ये एक स्ट्रक्चर की एक्सटेंशन होता है, और उस एक्सटेंशन, जिस स्ट्रक्चर की एक्सटेंशन होता है उसका नाम क्या होता है? इनफंडिबुलम। तो यहाँ पर पहले इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं इस पाइप को। इस पाइप का क्या पर्पस है अभी समझ में आ जाएगा। तो ये जो फिम्ब्रेई है इसने क्या कलेक्ट करा? यहाँ पर जरा बना देते हैं। इस फिम्ब्रेई ने ओवरी से कलेक्ट करे क्या? ओवा। तो यहाँ पर इस फिम्ब्रेई ने ओवरी से कलेक्ट करा ओवा। इस ओवा का ट्रांसपोर्ट किस साइड होगा? इस ओवा का ट्रांसपोर्ट होगा इस साइड, ठीक है। तो ये ओवा जो होगा इस पाइप के अंदर अब आगे की तरफ मूव करेगा। ओवरी से इसने लिया ओवा, ठीक है, और ओवा अब कहाँ जाएगा? आगे। अब मैंने क्या बोला था? ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये किसी और पार्ट का क्या हैगा? हिस्सा हैगा। तो ये जिस पार्ट का हिस्सा होता है उस पार्ट का नाम क्या होता है? उस पार्ट का नाम होता है इनफंडीबुलम, ठीक है। तो फिम्ब्रेई इज अ पार्ट ऑफ इनफंडीबुलम, ठीक है। तो फिम्ब्रेई कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं होता। इनफंडीबुलम जो होता है, फंडीबुलम जो होता है इसी का हिस्सा होता है कौन? फिम्ब्रेई। अभी जो इनफंडीबुलम होता है ये ओवा अब कहाँ जाएगा? फिम्ब्रेई से गया इनफंडीबुलम में, ठीक है। अब इनफंडीबुलम के बाद ये और आगे जाएगा। इनफंडीबुलम के बाद जो स्ट्रक्चर आता है उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को इस पाइप में कहा जाता है एम्प्यूला, ठीक है। क्या कहा जाता है? एम्प्यूला। तो यहाँ पर जो ओवा होगा, ठीक है, या ये जो एग है ये कहाँ तक आ जाएगा? ये आ जाएगा इस पाइप में आगे, और इस हिस्से को क्या कहा जाएगा? इस हिस्से को कहा जाएगा एम्प्यूला। ये वो एरिया होता है जहां तक स्पर्म आता है, और स्पर्म इस एरिया पे आके क्या करता है? फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। तो स्पर्म जो फर्टिलाइजेशन करता है वो किस एरिया पे आके करता है? एम्प्यूला पे आके करता है। तो स्पर्म देखो यहाँ से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से एंटर होगा, यहाँ तक पहुंचेगा एम्प्यूला तक, और यहाँ पर क्या करेगा? ओवा आके मीट करेगा इससे, और दोनों फर्टिलाइजेशन कर जाएंगे। तो एम्प्यूला क्यों इंपॉर्टेंट है? एम्प्यूला वो साइट होती है जहां पर फ्यूजन ऑफ स्पर्म होती है। तो एम्प्यूला इज अ साइट एट विच फ्यूजन ऑफ स्पर्म अकर, ठीक है। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा अकर, ठीक है। ये जो एम्प्यूला होता है जब इस पाइप में आगे बढ़े हम, सेम ऐसे यहाँ पर भी तुम्हें क्या देखने को मिलेगी? यहाँ पे भी तुम्हें देखने को मिलेगी फिम्ब्रेई, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम के बाद देखने को मिलेगा एम्प्यूला। सेम ऐसे यहाँ पर भी इनफंडीबुलम एंड एम्प्यूला देखने को मिलेगा। तो इसको भी जरा ड्रॉ कर देते हैं। ये आ गया स्ट्रक्चर यहाँ तक, ठीक है भाई। अब ये पाइप, जरा इन दोनों पाइप्स को जोड़ दिया जाए, ठीक है। ये दोनों पाइप्स को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर इनको कर दिया ज्वाइन। इसमें जो ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जो इसका एंडिंग वाला पार्ट होता है, जो इस पाइप का एंडिंग वाला हिस्सा होता है, इसका नाम होता है इस्थमस। क्या नाम होता है इसका? नाम इस्थमस। तो यहाँ पर तीन पार्ट्स देखने को मिलते हैं, इनफंडेबुलम, एम्प्यूला, एंड थर्ड पार्ट जो है उसका नाम क्या आएगा? इस्थमस। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्ट देखने को मिलता है इस पाइप के अंदर, इसका नाम होता है इस्थमस, इस्थमस, ठीक है। तो यहाँ पर तीन पार्ट्स देखने को मिले, इस्थमस, एम्प्यूला एंड इनफंडिबुलम। ये तीनों के तीनों हिस्से क्या कहलाते हैं? ये तीनों के तीनों हिस्से टुगेदर कहलाते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो इस पूरी ट्यूब को क्या कहा जाता है? इस पूरी ट्यूब को कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन
ट्यूब। तो इस पूरी ट्यूब को क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। तो अगर तुमसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा फैलोपियन ट्यूब के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो तुम क्या बोलोगे? फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है इस्थमस, एक होता है एम्प्यूला और एक होता है इनफंडिबुलम। अब तुम इसके बाद एक्स्ट्रा क्या बताओगे? एम्प्यूला जो होता है वहां पर फ्यूजन होती है स्पर्म एंड ओवा की, और इनफंडिबुलम के पास फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है फिम्ब्रेई, जो कलेक्ट करता है ओवा को। ठीक है, तो फिम्ब्रेई का काम क्या हुआ? इसका काम हुआ ओवा को कलेक्ट करना। ठीक है, तो फिम्ब्रेई का काम होता है कलेक्ट ओवा। ठीक है, ओवा को कलेक्ट करने का काम होता है फिम्ब्रेई का। एम्पुला जहाँ पे क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी। सेम ऐसे यहाँ पर भी हुआ। यहाँ पर भी क्या देखने को मिला हमें? यहाँ पर हमें देखने को मिला ये फैलोपियन ट्यूब जो थी इस साइड से आई और ये दोनों फैलोपियन ट्यूब ज्वाइन होगी। तो दोनों फैलोपियन ट्यूब जिस जगह पे ज्वाइन होती हैं, ये एरिया जहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब ज्वाइन हो रही है, ठीक है, ये एरिया जहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब खत्म हो रही है या ज्वाइन हो रही है। ठीक है, तो एक तरीके से ये वो एरिया जहाँ पर ये ज्वाइनिंग हिस्सा आएगा फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, तो वो एरिया जहां पर फैलोपियन ट्यूब ज्वाइन होती है वो एरिया बन जाता है यूटरस। ठीक है, तो यहाँ पर ये एरिया जो क्रिएट होगा ये क्या कहलाने लग जाता है? यूटरस कहलाने लग जाता है। इसको जरा थोड़ा अलग कलर से बनाएंगे। फैलोपियन ट्यूब किस कलर से बनाए? पिंक कलर से। तो इसको थोड़ा अलग कलर से बनाएंगे हम यूटरस को, तो इसको ब्लू कलर से बना देते हैं। तो यहाँ पर जो ये हिस्सा शुरू होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, इसे हम क्या कहने लग जाते हैं? इसे हम कहने लग जाते हैं यूट्रस। यूट्रस के अंदर हमें 3 हिस्से देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हिस्सा हमें देखने को मिलता है यूट्रस का, जिसे हम कहते हैं फंडस, और ये होता है यूट्रस का अपर पार्ट। ये होता है यूट्रस का अपर पार्ट। तो सबसे पहला पार्ट जो यूट्रस में देखने को मिलेगा वो कहलाता है फंडस, और ये होता है यूट्रस का अपर पार्ट। नेक्स्ट, इस यूट्रस के अंदर जैसे जैसे तुम नीचे की तरफ जाने लगोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे इस यूट्रस में नीचे की तरफ जाने लगोगे तुम्हें देखने को मिलेगा एक लोअर पार्ट। तो यूट्रस में जो इसका लोअर पार्ट होगा, इसको थोड़ा वाइड बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये जो यूट्रस का इसका लोअर पार्ट होगा, एक तरीके से लोअर नहीं है, मिडल पार्ट है ये। ठीक है, इसको थोड़ा थिक बनाना पड़ेगा क्योंकि इसकी वेरियस लेयर्स होती हैं, तो इसलिए हम इसे क्या बनाएंगे? थोड़ा थिक बनाएंगे। इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, तीनों का बढ़िया अलग पर्पज है। ठीक है, और तीनों पे फंक्शन आता है, इसलिए तीनों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये इसकी वेरियस लेयर्स हैं यूट्रस की, और ये यूट्रस नीचे से जाके क्या हो गया? नैरो हो गया। ठीक है, तो ये इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का हो गया डायग्राम। अब यहाँ पर क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला यहाँ पे यूटेरस। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? गर्भ। तो यूट्रस का दूसरा नाम क्या होता है? वॉम्ब। क्या होता है? वॉम्ब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखने को मिला? यूट्रस में जो अपर पार्ट है उसे हम कहते हैं फंडस। ठीक है, नेक्स्ट, यूट्रस में जो ये लेटरल पार्ट्स होते हैं, जो साइड वाले पार्ट्स होते हैं, इसे कहा जाता है बॉडी। तो यूट्रस में लेटरल पार्ट्स को क्या कहा जाता है? बॉडी। तो अपर पार्ट ऑफ यूट्रस को कहेंगे फंडस, साइड वाले पार्ट्स को या मिडल पार्ट्स को हम क्या कहेंगे? बॉडी। ठीक है, और ये जो मिडल पार्ट है यहीं पे आके जो जाइगोट होता है वो इम्प्लांट करता है। तो यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन हुई, यहाँ पर बन गया जाइगोट, इसको हम यहाँ से पहुंचा एम्प्यूला तक और होगी फर्टिलाइजेशन। जाइगोट डिवाइड करेगा, बहुत सारे सेल्स बनाएगा, बहुत सारे सेल्स बनाएगा, बहुत सारे सेल्स बनाएगा, और ये जाइगोट आके कहाँ पर इम्प्लांट कर जाएगा? इस बॉडी पे आके इम्प्लांट कर जाएगा। तो इस तरीके से जो बेबी होता है वो 9 मंथ तक कहाँ पर आके फिट हो जाता है? वो आके फिट हो जाता है इस बॉडी के ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बेबी होता है उसको चारों तरफ से कवर कर लेता है कौन? यूट्रस की लेयर चारों तरफ से कवर कर लेती है, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इस तरीके से चाइल्ड। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हमें इस तरीके से देखने को मिलेगी। इसके बीच में और इसके बीच में जो कनेक्शन होगा उसे प्लेसेंटा कहेंगे। तो बॉडी पे क्या हो सकती है? इम्प्लांटेशन हो सकती है। मैंने क्यों बोला सकती है? क्योंकि ऊपर भी हो सकती है, फंडस पे भी हो सकती है, बॉडी पे हो सकती है, दोनों में से किसी भी एरिया पे इम्प्लांटेशन बच्चे की हो सकती है। बच्चा आके फिट हो सकता है इन दोनों में से किसी भी एरिया पे। पर अगर कोई बच्चा ये कहने लग जाए कि सर मान लो इम्प्लांटेशन यहाँ हो गई, तो उस केस में क्या होगा? उस केस की प्रेगनेंसी को हम कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एंट्रेंस का क्वेश्चन है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अभी थोड़ी देर में लिखवाऊंगा। तो जब प्रेगनेंसी नॉर्मल जगह से कहीं और हो जाए, नॉर्मल जगह से कहीं और हो जाए, वॉम्ब के अलावा कहीं और हो जाए, तो ऐसी प्रेगनेंसी को हम क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। यहाँ पर एक चीज और रह गई, ये जो ओवरी होती है
ये जुड़ी हुई होती है फैलोपियन ट्यूब से विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट। तो ये जो ओवरी होती है ये जुड़ी हुई होती है विद द फैलोपियन ट्यूब विद द हेल्प ऑफ एन लिगामेंट। लिगामेंट टेंडन क्या होते हैं भाई, कोई बताएगा व्हाट इज लिगामेंट टेंडन? तो कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, बढ़िया, ठीक है। तो जो लिगामेंट होता है उसमें एल आता है, उसको याद रखने का तरीका होता है बल्ब, ठीक है, उसको याद रखने का तरीका होता है बल्ब। और जो क्या नाम है टेंडन होता है उसको याद रखने का तरीका होता है एमटीवी, ठीक है। पर यहाँ पर लिगामेंट किसको अटैच करने में हेल्प कर रहा है, एक ऑर्गन को अटैच करने में हेल्प कर रहा है। तो ओवरी को अटैच करने में यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू हेल्प करता है उसका नाम क्या होता है, ओवेरियन लिगामेंट। तो ये जो यहाँ पर हिस्सा जो हेल्प कर रहा है ओवरी को अटैच करने में, इसे हम क्या कहते हैं, ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। तो ओवेरियन लिगामेंट पे वैसे क्वेश्चन नहीं आता कभी भी, पर ये ब्लैक पेन इतना फीका क्यों चल रहा है भाई? अच्छा, मैं उससे लिख रहा हूँ मार्कर से, ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। तो ओवेरियन लिगामेंट है जिससे ओवरी क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है विद फैलोपियन ट्यूब। अब आगे जरा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ तक के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो जल्दी से, देव क्या क्या समझ में आया, और डाउट हो तो पूछो, और वरना एक्सप्लेन करो जल्दी से। सर लिगामेंट और टेंडन क्या होते हैं? लिगामेंट टेंडन कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। जैसे मान लो ये हमारी बोन है, ठीक है, इसको भी डू वाली ये बोन हो गई, ठीक है, पैर की हड्डी हो गई, ये इसका हेड हो गया जो जाके हमारी पेल्विक बोन में जुड़ा है। इस बोन को हमारे पैर की नीचे दो हड्डी होती हैं जिसे हम टिबिया फिबुला कहते हैं, और ये हमारे यहाँ पे पैर होते हैं, ठीक है भाई। अब इस बोन पे कोई मसल आएगी, इस तरीके से कोई मसल आएगी, थाई की मसल आएगी हमारी। तो मसल को अगर जोड़ना है, ठीक है, मसल को बोन से जोड़ना है, मसल को किससे जोड़ना है, बोन से। तो ये मसल डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती, इस मसल को बोन से जोड़ने के लिए यहाँ पर एक हिस्सा होता है सफेद सा। जब डायग्राम देखो कभी तो तुम्हें देखा मसल में लास्ट में एक सफेद सा हिस्सा दिखेगा, और इस हिस्से का नाम क्या होगा, टेंडन। क्या नाम होगा, टेंडन। तो ये क्या करने में हेल्प कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, किसको, मसल को बोन से जोड़ने का काम कर रहा है। सेम ऐसे तुम्हें दिखेगा, ये बोन्स हैगी जो दूसरी बोन से जुड़ी हुई है, ये अपने आप नहीं जुड़ी हुई, इनको आपस में जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, लिगामेंट कर रहा है। तो टेंडन लिगामेंट क्या होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो हेल्प करते हैं एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से जोड़ने में, ठीक है। कोई हेल्प करता है बोन टू बोन को जोड़ने में, कोई हेल्प करता है मसल टू बोन को जोड़ने में, ठीक है भाई। तो ये क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और जिनका काम होता है जोड़ने का। आप फिलहाल ये समझाओ जो डायग्राम में बताया, 11th के कॉन्सेप्ट को छोड़ो, उसको बस तुम एक वर्ड में याद रखो, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। बताओ। यस सर। हाँ, डायग्राम बताओ सर हाँ। हाँ सर बता रहा हूँ। सर ओवरी होती है ओ, और क्या नाम है सर, ओवरी के अंदर ओवा बनता है, और फिर ओवा को सर जो क्या इसका नाम नहीं, क्या कहते हैं इसको, फिम्ब्रे होता है वो रिसीव करता है, और जो फिम्ब्रे होता है वो एक्सटेंडेड पार्ट होता है इसका, इनफंडिबुलम जो भी है इसका। हाँ। फिर वो ऊपर लेके जाता है, ऊपर होती है एम्प्यूला, और उसके आगे होता है स्टेमस। Isthmus। और इन तीनों को टुगेदर, मतलब ये तीनों उसके पार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब के। आगे। सर दूसरी साइड भी ऐसा ही होता है, हाँ। और जो इसको जो जहाँ से कनेक्ट होता है उसको, ये उसको बोलते हैं फंडस। हाँ, नहीं, और सुनो, नीचे होता क्या है, फैलोपियन कैविटी। ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब आके ज्वाइन होती है कहाँ पर, दो फैलोपियन ट्यूब आके ज्वाइन होती है कहाँ पर, यूट्रस में। किसमें ज्वाइन होती है, यूट्रस सर में। यूट्रस तो कैविटी होती है ना? हाँ, कैविटी होती है, पर ये पाइप आके ज्वाइन कहाँ हो रही है। अगर तुम बोलो इस पाइप के अंदर मैंने पानी डाला या कुछ भी डाला, तो ये पानी कहाँ जाके गिरेगा, तो तुम बोलोगे ये पाइप पानी जाके गिरेगा पड़ोसी घर में, है ना। जैसे तुम्हारे घर से पाइप जा रहा है, पड़ोसी घर में खुल रहा है, तो ये पानी डालोगे तो कहाँ जाके गिरेगा, पड़ोसी घर में। पानी डालोगे तो कहाँ जाके गिरेगा, पड़ोसी घर में। तो सेम ऐसे ये पाइप कहाँ जाके ओपन हो रही है, ये पाइप कहाँ जाके ज्वाइन हो रही है या ओपन हो रही है, तो कहाँ बोलोगे, यूट्रस में, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब कहाँ जाके ओपन होती है, यूट्रस में। यूट्रस के कितने हिस्से देखने को मिले, दो हिस्से। अभी अभी मैं पूरा कंप्लीट कर दूं फिर दोबारा पूछूंगा। तो यूट्रस के दो हिस्से होते हैं, अभी दो देखें, एक और होता है। तो यहाँ पर सबसे अपर जो पार्ट होता है उसे फंडस कहते हैं और बॉडी कहते हैं। अगर फंडस पे इम्प्लांटेशन हो गई कोई इश्यू नहीं है, बॉडी पे इम्प्लांटेशन हो गई कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। जो बेबी 9 मंथ तक बॉडी पे भी रह सकता है, फंडस पे भी रह सकता है। पर अगर वो फैलोपियन ट्यूब में आ गया, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो गया, तो उस केस में हम उस प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं।
ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो यूट्रस होता है इसका जो लोअर हिस्सा होता है वो बहुत पतला होता है, तो ये जो यूट्रस होता है इसका जो लोअर हिस्सा होता है वो बहुत नैरो होता है, और इसका जो लोअर हिस्सा होता है यूट्रस का उसे कहा जाता है सर्वेक्स। तो द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस इज नोन एज सर्वेक्स। तो जो लोअर पार्ट होता है यूट्रस का उसे हम क्या कहते हैं, सर्वेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो पार्ट होता है यूट्रस का लोअर पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं, सर्वेक्स कहते हैं। तो द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस इज नोन एज सर्वेक्स। सर यूट्रस के, हाँ बोलो सर कितने ओवर रिलीज होते हैं? भाई। हर मंथ एक ओवर रिलीज करती है। जैसे इस मंथ इस ओवरी ने एक ओवर रिलीज करा है, तो अगले मंथ दूसरी वाली एक ओवर रिलीज करेगी, ठीक है। तो हर मंथ एक ओवर रिलीज होता है। और ओवा की कितनी क्वांटिटी होती है फीमेल के अंदर टोटल, वो जब हम oogenesis पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लोअर पार्ट होता है यूट्रस का उसे कहते हैं सर्वेक्स, और ये क्या होता है, लोअर नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस, ठीक है। यही वो एरिया होता है जहाँ पे स्पर्म रिलीज कर दिए जाते हैं पीनिस के द्वारा, और फिर उसके बाद स्पर्म कहाँ चले जाते हैं, अपसाइड चले जाते हैं इनटू द फैलोपियन ट्यूब। वहाँ फर्टिलाइजेशन होगी और इम्प्लांटेशन हो जाएगी वॉम्ब में, ठीक है। सर्वेक्स जो होता है इससे जो लोअर पार्ट होता है, सर्वेक्स से जो लोअर पार्ट होता है उस लोअर पार्ट को कहा जाता है वजाइनल कैनाल, ठीक है। और जो इसकी ओपनिंग होती है उसे कहा जाता है वजाइना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हिस्सा जो है इसे हम कहेंगे वजाइना, ठीक है। और कैनाल को वजीनल कैनाल कहेंगे। जो वजाइना होती है यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और उस ग्लैंड का नाम क्या होता है, बार्थोलियन ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर होती है हैव बार्थोलियन ग्लैंड, ठीक है। इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके पास बार्थोलियन ग्लैंड होती है। इसका काम क्या होगा बार्थोलियन ग्लैंड का, जब पीनिस एंटर होगा तो उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना होगा ताकि उसकी इजीली एंट्री हो सके इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्या रह गया, यूट्रस जो होता है इसके 3 लेयर होती हैं। तो यूट्रस जो होता है इसके अंदर 3 लेयर देखने को मिलती है। सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, इस लेयर को कहा जाता है एंडोमेट्रियम। तो द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज नोन एज एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो यूट्रस की जो सबसे इनर लेयर होती है उसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। ये जो एंडोमेट्रियम होती है, इस एंडोमेट्रियम पे डेवलप करती हैं ब्लड वेसल्स, और जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या डेवलप करेंगी, ब्लड वेसल्स डेवलप करेंगी। हर मंथ ब्लड वेसल्स डेवलप करेंगी। क्यों डेवलप करेंगी भाई, क्योंकि भाई हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो जाए, तो उस प्रेगनेंसी में जो चाइल्ड होगा उसको क्या चाहिए, उसको ब्लड चाहिए, उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो कौन देगा, ब्लड वेसल्स देंगे। अब देखो इन ब्लड वेसल्स को क्या दिखता है, हर मंथ के लास्ट में दिखता है कि हाँ भाई कोई चाइल्ड तो आया ही नहीं, फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, तो ये ब्लड वेसल ब्रेक होने लग जाती है। ब्रेक होते होते इनके अंदर से ब्लड और ये ब्लड वेसल सब के सब चला जाता है बाहर, उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में कौन सी लेयर यूट्रस की शेड करती है, शेड मतलब बाहर निकल के गिरती है, तो कौन सी लेयर शेड करती है, एंडोमेट्रियम शेड करती है। क्यों करती है एंडोमेट्रियम शेड, क्योंकि यही लेयर होती है जो टूट के गिरती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इसी के ऊपर ब्लड वेसल डेवलप करती है। ये बात समझ में नहीं आई, बताओ जल्दी। यस सर। ठीक है। एंडोमेट्रियम के बाद जो सेकंड लेयर होती है यूट्रस की उसका नाम होता है मायोमेट्रियम, ठीक है। मिडल लेयर इज नोन एज मायोमेट्रियम। तो मिडल लेयर जो होती है उसका नाम होता है मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम से क्या क्वेश्चन आता है, एंडोमेट्रियम से क्या क्वेश्चन आता है, कौन सी लेयर शेड करती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मायोमेट्रियम से क्या काम आता है, मायोमेट्रियम जो होती है ये स्ट्रॉन्ग ग्लैंडुलर लेयर होती है और इसका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन करने का काम कौन करता है, डिलीवरी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करती है मायोमेट्रियम। तो ये बहुत तगड़ी कॉन्ट्रैक्शन करती है बिकॉज इसके ऊपर एक हार्मोन वर्क करता है जिसका नाम ऑक्सीटोसिन होता है, और उस हार्मोन की वजह से, ठीक है, ये क्या करती है, इतना तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन करती है कि चाइल्ड जो होता है वो यहाँ से मूव करता करता कहाँ आ जाता है, ओपनिंग ऑफ वजाइना पे आ जाता है। क्या आता है, सबसे पहले चाइल्ड का हेड आता है, ठीक है। अगर चाइल्ड का हेड ना आए तो उस प्रेगनेंसी में फिर कटवट मारने पड़ जाते हैं, ठीक है, सिजेरियन करना पड़ जाता है। अब ये मायोमेट्रियम के बाद जो इनर लेयर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर की आवाज आई नहीं रही किसी को भी, हमारा वो भी नहीं आ रही। मैसेज कर दो सर को, मैं करता हूँ। सर का नेट बंद है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या हुआ, नेट रुक गया क्या? नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों फ्रीज हो जाती है स्क्रीन, किस कारण से। ओके, तो हम किस टॉपिक पे थे? हम थे इस यूट्रस वाले टॉपिक पे, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे। इसमें सारे पार्ट समझ में आए? कोई पार्ट है जो नहीं समझ में आया? बताओ सर जल्दी। थर्ड लेयर फिर से बता दो, आवाज चली गई। हाँ, थर्ड लेयर जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस की उसे पेरीमेट्रियम कहते हैं, और ये सिर्फ थिन होती है, इसका और कोई फंक्शन नहीं होता। मतलब ये सबसे आउटर लेयर है तो इसका काम क्या है? सिर्फ प्रोटेक्शन का काम है, ठीक है, इसका और कोई फंक्शन नहीं है। जो सबसे मेन फंक्शन है जिस पे क्वेश्चन आता है वो आता है एंडोमेट्रियम पे, मायोमेट्रियम पे। एंडोमेट्रियम शेड करती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और मायोमेट्रियम जो होती है वो पार्चुरेशन में हेल्प करती है, डिलीवरी में हेल्प करती है। यहाँ पर एक जो नया वर्ड बताने जा रहा था मैं, वो बताने जा रहा था सर्वेक्स को लेके एंड वजाइना को लेके। तो जो सर्वेक्स होता है और जो वजाइना होता है, इन दोनों को हम बर्थ कैनाल कहते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू चाइल्ड जो होता है वो बाहर आता है। तो इन दोनों को हम इकट्ठे एक साथ क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो इनका गैप होता है वो अराउंड 1 to 2 सेंटीमीटर होता है, और डिलीवरी के दौरान ये गैप कितना हो जाता है? 10 सेंटीमीटर तक ओपन होना पड़ता है इस गैप को, ठीक है। इतना ज्यादा चौड़ा होना पड़ता है, वाइड होना पड़ता है, अराउंड 10 सेंटीमीटर तक वाइड होना पड़ता है इस गैप को, तब जाके जो चाइल्ड है वो बाहर आ पाता है फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये किसके बारे में था? ये था अबाउट सर्वेक्स एंड वजाइना। बताने में स्टेट नहीं हो रही। तो सर्वेक्स एंड वजाइना को एक साथ हम क्या कहते हैं? सर्वेक्स एंड वजाइना को एक साथ हम कहते हैं बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल, ठीक है। तो ये था अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसमें कोई पार्ट है जो नहीं समझ में आया? बताओ जल्दी। सर रेस्ट मत फिर से बता। इस्थमस जो है वो एंडिंग पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का। तो ये पूरी की पूरी ट्यूब जो है यहाँ से यहाँ तक ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। तो जो फेलोपियन ट्यूब है इसका जो सबसे आखिरी हिस्सा है वो क्या आएगा? इस्थमस आएगा। सबसे आखिरी हिस्सा क्या आएगा? इस्थमस। इस फेलोपियन ट्यूब का सबसे आखिरी हिस्सा क्या आएगा? इस्थमस। इस्थमस के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? यूट्रस स्टार्ट हो जाता है। तो तुम्हें कैसे बताना पड़ेगा कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर कितने हिस्से होते हैं? सबसे पहला हिस्सा जो होगा वो होगा इस्थमस, देन होगा एम्प्यूला, देन होगा इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी जिसे हम कहेंगे फिम्बरी। इंपॉर्टेंस किस किस का है? फिम्बरी का काम है ओवा कलेक्ट करना, एम्पुला जहाँ पे स्पर्म फर्टिलाइज करता है। पुरानी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? फर्टिलाइजेशन होती है एट एम्पुलरी स्टमस जंक्शन, मतलब एम्पुला और स्टमस के बीच में फर्टिलाइजेशन होती है, ऐसा पुरानी एनसीईआरटी कहती है, पर वो अपडेट हो चुका है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? एम्पुला को होती है, ये स्पेसिफिकली कह दिया गया है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बताओ जल्दी। सर यूट्राइन फंडस क्या होता है, मतलब इसका यूट्राइन काम फंडस क्या होता है? सर ये फंडस क्या होता है? हिस्से हैं भाई, हिस्से। जैसे मैं बोलूँ यूट्रस में सबसे ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, तो तुम बोलोगे फंडस। यूट्रस में साइड वाला हिस्सा कौन सा है, तो तुम बोलोगे बॉडी। क्या फंक्शन है? यहाँ पर बेबी आके इम्प्लांट हो सकता है, यहाँ पर जो बेबी है वो आके इम्प्लांट हो सकता है, 9 मंथ तक डेवलपमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर भी आके कर सकता है, यहाँ पर भी आके कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और पूछो, कोई डाउट है तो।
सर फर्टिलाइजेशन एम्पुला पे होती है एम्प्यूला पे होती है, तो और दोनों एक ही टाइम पे आने चाहिए उस जगह पे। फिर सर यूटेरस में क्या होता है? यूट्रस में स्पर्म मूव करके जाता है ऊपर, जैसे स्पर्म जो है वो रिलीज कर दिया जाता है इधर नियर सर्वेक्स। सर्वेक्स की दो ओपनिंग होती है, एक होती है आउटर ओपनिंग और एक होती है सर्वेक्स की इनर ओपनिंग। मतलब उतना एक्यूरेट नहीं बनाया मैंने, तो सर्वेक्स की एक इनर ओपनिंग होती है, एक आउटर ओपनिंग होती है, दो ओपनिंग होती है सर्वेक्स की। तो यहाँ पर जो सर्वेक्स की स्टार्टिंग होती है, यहाँ पर स्पर्म को रिलीज कर दिया जाता है। स्पर्म हो गए रिलीज, स्पर्म अब मूव करेंगे। ठीक है भाई, स्पर्म मूव करेंगे, सबसे पहले स्पर्म को मूव करवाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन, फर्टिलाइजेशन में पता चलेगा कौन कौन करवाता है। फिर स्पर्म बहुत सारे मरेंगे भी, फिर मूव करते 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 स्पर्म पहुंच जाएंगे एट एम्प्यूला। इस एम्प्यूला पे उसी टाइम पे कौन आएगा मूव करके? ओवा। दोनों जब सेम टाइम पे यहाँ पे आ जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। स्पर्म जो है वो कितने टाइम तक जिंदा रहेगा? 72 घंटे तक जिंदा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, सर वो आपको पता कैसे चलेगा कि स्पर्म आ रही है? वो कीमो अट्रैक्शन, क्या कहते हैं उसे? कीमो अट्रैक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? कीमो अट्रैक्शन। अगर तुम्हें याद हो, मेल गैमेट के पास जो प्रोटीन होता है उसे एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहते हैं, और फीमेल गैमेट के पास जो प्रोटीन होता है उसे फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहते हैं। याद आ रहा है? ऐसा कुछ पढ़ाया था? यस जो सर। मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं उनके पास स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपने गैमेट्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। ठीक है, अगर सेम टाइम पे ये नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, अगर ये ओवा सेम टाइम पे नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, ये बात याद रखनी होती है। तो दोनों का सेम टाइम पे आना जरूरी होता है। इसका एंट्रेंस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जरा ये डाउनलोड करा हुआ डायग्राम भी देख लो एक बार। बोलो तुम क्या कह रहे थे, एक बार बोलो। सर दोनों साइड से भी तो आ जाते हैं। ओवा भाई मोस्टली एक बार में एक ही ओवरी बनाती है। आम जिंदगी में, आम जिंदगी में ओवरी एक बार में, एक महीने में एक ही ओवरी काम करती है और एक ही ओवरी ओवा बनाती है। मेंटोस जिंदगी में दोनों ओवरी एक बार में काम कर सकती हैं। ठीक है, मतलब एक बार में दो बच्चे हो सकते हैं। तो होगा ये कि स्पर्म इधर भी जाएंगे इधर भी जाएंगे, दोनों जगह फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक है भाई, ये भी हो सकता है एक ओवरी से एक बार में एक से ज्यादा ओवा बन जाए, तो यहीं पर दो जाइगोट बन जाएंगे। ठीक है, तो वो नॉर्मल जिंदगी में नहीं होता। आम जिंदगी में एक महीने में एक ही ओवरी काम करती है। इस महीने इसने करा है तो इस महीने ये करेगी। ठीक है, तो एक बार में एक ही ओवरी काम करती है। ठीक है, सर नॉर्थ अमेरिका में किसी ने मतलब एक साथ 11, तो फिर उसमें तो 11 ओवरी हाँ 11 तो मैं होते हैं। अभी दो मैंने वर्ड बोले ना, एक मैंने बोला आम जिंदगी, है ना, मतलब नॉर्मल लाइफ, और एक बोला मैंने मेंटोस जिंदगी, मतलब एक्सेप्शनल लाइफ। तो एक्सेप्शनल में बहुत कुछ हो सकता है। फराह खान जो प्रोड्यूसर है, कोरियोग्राफर है, तो उसके भी 5 बच्चे हुए थे। किस वजह से हुए थे? 5 ओवा बने होंगे, इस वजह से हुए थे। ठीक है, तो भाई वो आम जिंदगी नहीं है। ठीक है, वो एबनॉर्मल कंडीशन है, मतलब नॉर्मल नहीं होता वैसा। अब यहाँ पर देख लो इस डायग्रामेटिक व्यू को। क्या क्या देखने को मिल रहा है? फिम्बरी देखने को मिल रही है, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, इन तीनों को एक साथ फेलोपियन ट्यूब कह रहे हैं। नेक्स्ट, इस्थमस जाके ज्वाइन कर रहा है यूट्रस में, इस्थमस जाके ज्वाइन कर रहा है यूट्रस में। यूट्रस की कैविटी को यूट्राइन कैविटी कह रहे हैं। फंडस आएगा, बॉडी को लिखा नहीं हुआ। बॉडी होगा, यूट्रस की 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। लोअर पार्ट जो यूट्रस का होगा उसे सर्वेक्स कहेंगे। देन ये सर्वेक्स की कैनाल होगी। मैंने बताया सर्वेक्स की 2 ओपनिंग होती है, इनर और आउटर, तो उसके बीच में जो कैनाल होते हैं उसे सर्वेक्स कैनाल कहते हैं। देन वजाइना आ जाता है, एंड यहाँ पर स्पर्म को रिलीज किया जाता है एट द ओपनिंग ऑफ सर्वेक्स पे। देन जो फेलोपियन ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब को यहाँ पर जूम करके दिखा रखा है कि इसमें इस्थमस है, एम्प्यूला है, इन्फंडिबुलम का पार्ट फिम्बरी है। ठीक है भाई, दोनों डायग्राम क्लियर है? यस सर। कोई डाउट हो किसी को बोलो भाई, पूछ लो, समझ में ना आई हो कोई बात तो। देव, कुछ पूछना है भाई? नहीं सर। चलो ठीक है, तो एक आधी स्टेटमेंट लिख देते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अभी और डिटेल में पढ़ना है, अभी खत्म नहीं हुआ। सर तो जो सर फीमेल, ओवरी से ओवा को रिसीव करता है सर, वो फिम्बरे होता है। हाँ वो फिम्बरे ही होता है, ये रहा ना फिम्बरे। सर कुछ और नहीं होता? भाई मतलब मैं यही कहूंगा हमारी कि मैम ने बताया था। प्रकृति जो होती है ना, उसने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं जो कुछ और कलेक्ट कर सके। सर मैडम ने कुछ शिवाली और मैम ने बताया था? बताया था ना। हाँ, तो नाम बताओ क्या बताया था, मुझे भी तो पता ऑस्टियम चलना चाहिए। बताया था। हाँ, ऑस्टियम बताया था, OUSTIUM। पता नहीं भाई, मैंने नहीं सुना ऐसा वर्ड। सर मैं मुझे गूगल मुझे पे भी कॉ- नहीं पता। मुझे कॉलेज तक नहीं पढ़ाया गया ऐसा वर्ड। सर कॉलेज में भी गूगल हम
कॉलेज कॉलेज में भी हम अभी तक वो पढ़ चुके हैं, क्या नाम है, डिलीवरी कैसे कराते हैं, पर हमने अभी तक ये वर्ड नहीं पढ़ा। बोलना HO। ऑस्टियम नहीं, पता नहीं एच से क्या, बस ऑस्टियम है, इतना पता है ऑस्टियम या ऑस्टियम? सर। ये नहीं पता पर है कुछ सर, गूगल पे भी नहीं मिला। भाई तो हेलमेट आ गया। चलो, ओस्टियम या ओस्टियम बोन्स के पार्ट को कहते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं है भाई। सर एयू क्या होगा, क्या पता। लो मैंने भाई सारा वो, सर्च करा था, कुछ नहीं मिला। और तो मैम ने भाई बताया था रिसीव ओवम रिलीज टू। तो भाई जैसे क्या नाम है, दोबारा मेरे से पूछते हो कि ये क्या, ये चीज समझ में नहीं आती, तो मैडम को भी धर लिया करो किसी के दिन कि मैडम जल्दी से ढंग से दिखाओ कौन सी चीज है, हमें तो नहीं देखी। देखो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, मैं डिलीवरी तक पढ़ चुका हूँ, डिलीवरी कैसे करवाते हैं, ठीक है, क्या क्या टाइम होता है, क्या क्या करना होता है, पर अभी तक मैंने ऐसा कोई पार्ट नहीं पढ़ा, ठीक है। तो मुझे स्पेलिंग भेज दो तो मैं एक बार देख के बता दूंगा। जरूरी नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, हो सकता है कि क्या पता मैंने ना सुना हो ऐसा कोई वर्ड, बाकी मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा कोई पार्ट पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर जरा स्टेटमेंट्स देखो, स्पेलिंग बता देना, मैं देख के बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के लिए, कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, इसके अंदर पेयर ऑफ ओवरी, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट पेयर ऑफ ओवरीज। जो ओवरीज होती हैं वो होती हैं 2 to 4 सेंटीमीटर की, 2 to 4 सेंटीमीटर की ओवरीज होती हैं, और ये कहाँ पर होती हैं, इन अपर पेल्विक कैविटी, इन अपर पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी मतलब हमारी बॉडी के वेरियस हिस्से होते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा हेड, देन हमारी होती है नेक, देन हमारी होती है चेस्ट जिसे हम कहते हैं थॉरेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये हो गया हमारा हेड, ये हो गया नेक, इसे हम कहते हैं थॉरेक्स, ठीक है। थॉरेक्स के बाद जो हिस्सा स्टार्ट होता है बॉडी का उसे कहते हैं एब्डोमेन, ठीक है, पेट, तो ये हो गया एब्डोमेन। एब्डोमेन के बाद स्टार्ट होता है जिसे कहते हैं पेल्विस। तो ये जो हिस्सा होता है जहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, इस एरिया को कहा जाता है पेल्विस, ठीक है। तो पेल्विस में अपर पेल्विक कैविटी में कौन प्रेजेंट होती हैं, ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। तो तुम्हें ये हिस्सों, इन हिस्सों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मेमोरी ग्लैंड में मैं लिखूंगा कि मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं वो थोरेसिक एरिया में होते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि थोरेसिक एरिया कौन सा होता है, ठीक है। थोरेसिक एरिया का नाम पता होना चाहिए कि किसे हम थोरेसिक एरिया कहते हैं। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं जो 2 to 4 सेंटीमीटर की होती हैं और अपर पेल्विक कैविटी में होती हैं। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमें 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, ये सब तो लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी बोला सर प्रेगनेंसी के टाइम यूट्रस की वॉल्स हार्ड हो जाती हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो यूट्रस की वॉल होती हैं वो हार्ड तो नहीं होती, दो चीजें होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो चाइल्ड होगा उसको, मतलब जो जाइगोट होगा, एक तरीके से एम्ब्रियो कहेंगे, जाइगोट भी नहीं कहेंगे, उसको चारों तरफ से कवर कर लेती है यूट्रस की लेयर। कौन सी लेयर कम कवर करेगी, एंडोमेट्रियम, उसे चारों तरफ से कवर कर लेती है, तो वो इम्प्लांट हो जाता है। जो ये लोअर हिस्सा होता है यहाँ पर ना म्यूकस का प्लग लग जाता है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा म्यूकस इकट्ठा आके हो जाता है, और यहाँ से ये म्यूकस इसलिए इकट्ठा हो जाता है ताकि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो होनी नहीं है, ठीक है ना, यो जो ये ऊपर वॉर्म बेस को नीचे भी नहीं गिरने देना। तो ये दो चीजें देखने को मिलती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो क्या ये एंडोमेट्रियम इस चारों तरफ से कवर कर लेगा, इसके ऊपर ब्लड वेसल्स और अच्छे से डेवलप कर जाएंगी, मतलब ये लेयर थिक हो जाएंगी, अच्छे से डेवलप हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी लेयर। हार्ड का नहीं कह सकता पर अच्छे से डेवलप कह सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत सारा म्यूकस का प्लग जम जाएगा ताकि जो वॉर्म है वो नीचे की तरफ फॉल ना करे, मतलब यहाँ से कुछ भी बाहर ना जा सके, एक तरीके से बंद हो जाता है। 9 मंथ तक एरिया क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो सर्वक्स में एक म्यूकस प्लग लग जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें चेंज देखने को मिलता है आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है। तो अब वो कैसे होगी प्रेगनेंसी, वहां तक जाते जाते हमें अभी बहुत टाइम लगेगा। उस तक बस कॉन्सेप्ट जितना पढ़ा रहा हूँ उसको समझते रहना, तभी समझ पाओगे। दो प्रोसेस सबसे बहुत ज्यादा हार्ड पड़ेंगी, oogenesis, ठीक है, चलो सिर्फ oogenesis ही, ठीक है। वो अगर समझ लोगे अच्छे से तो फिर मैं ये मान लूंगा कि हाँ तुम्हें बहुत कुछ आ गया बढ़िया से। चलो ठीक है, क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।